हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एग्री पावर जयपुर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। हमारी जो है पी सीरीज चल रही थी और पी सीरीज में आज हम देखेंगे आसाम एफएसओ 2023 वाली जो बढ़ती है उसके एग्ज़ाम के पी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। आप किसी भी स्टेट एग्ज़ाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो 100% आपके लिए शानदार वाली क्लास रहने वाली है। चलिए भाई स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू FSAA 2006 कंटामिनेंट इन फूड डू नॉट इंक्लूड, यानी कि यहाँ पर बात हो रही है संदूषक की। हिंदी में क्या कहते हैं? संदूषक। कि भाई कौन सा कंटामिनेंट है जो कि FSA से जो 2006 है ना और उसमें शामिल नहीं है। तो प्यारे विद्यार्थियों इसका जो आंसर है वो क्या जाएगा? रोडेंट हेयर। बाकी देखो, ये दवा अवशेष, ड्रग रेजिड्यू, सॉइल पार्टिकल्स एंड डर्ट फ्रॉम पैकेजिंग, ये सभी के सभी इंक्लूड है, लेकिन ये इंक्लूड नहीं है। एक चीज़ याद रखना है, जो डेफिनेशन है, जो परिभाषा है, परिभाषा, ये प्यारे विद्यार्थियों FSA से जो एक्ट है 2006 उसकी धारा है ना, धारा जो है 3 में दी हुई है, ये भी एक इम्पोर्टेंट है। तो ये भी आपको याद रखना है, आपसे क्वेश्चन आ सकता है कि भाई किस धारा में या किस सेक्शन में, क्या कहेंगे हम इसे? सेक्शन। चलो मैं लिख ही देता हूं। देखो FSSA है ना, ये ध्यान रखना है 2006। इसका जो है एक सेक्शन है, कौन सा है? 3rd। इसमें प्यारे विद्यार्थियों क्या दी हुई हैं? डेफिनेशंस। तो ये याद रखना है ना। और जब जो डेफिनेशन दी हुई है उसमें कंटामिनेंट है ना, उसकी डेफिनेशन भी दी हुई है। किसकी? कंटामिनेंट की, है ना, संदूषक। ये ध्यान रखना है। यानी कि देखिए इसमें जो है जो डेफिनेशन थी वो क्या लिखी हुई है कि फूड में प्रोडक्शन, फूड में, चलो रहने दो, डेफिनेशन की जरूरत है नहीं वैसे। आप तो कंटामिनेंट ये याद रखो, इसमें जो है प्यारे विद्यार्थियों क्या है? प्यारे विद्यार्थियों इसमें जो सम्मिलित नहीं है वो इन्होंने जो है एस्ट्रा जीनस, है ना, एस्ट्रा जीनस या एस्ट्रा, ऐसे कर दो, एस्ट्रानियस, एस्ट्रानियस मैटर को सम्मिलित नहीं किया है, सम्मिलित नहीं किया है। किस किस को सम्मिलित नहीं किया है? एस्ट्राजीनस मैटर को। और उसमें क्या है प्यारे विद्यार्थियों? जो इंसेक्ट फ्रेगमेंट है और रोडेंट हेयर है। वेरी इंपॉर्टेंट बात है ये। क्या है? इंसेक्ट फ्रेगमेंट, यानी कि कोई भी जो कीट है उसका जो खंड है वो इसमें शामिल नहीं है। और रोडेंट हेयर ये भी क्या है प्यारे विद्यार्थियों? इसमें कंटामिनेंट में शामिल नहीं है, शामिल नहीं है ना। ये ध्यान रखना है। क्लियर है? तो ये डेफिनेशन में स्पष्ट लिखा हुआ है। अब क्योंकि रोडेंट हेयर आपके क्वेश्चन में है तो ये भी आपको याद रखना है। इंसेक्ट फ्रेगमेंट यानी कि कोई भी जो कीट का जो खंड है, पार्ट है, वो भी इसमें शामिल नहीं है ना। तो ये आपको याद रखना है। और ये डेफिनेशंस जो हैं किस सेक्शन में है? सेक्शन नंबर 3 में है, FSSA जो है 2006। क्लियर है? ये ध्यान रखना है। इसके अलावा इसमें एक फूड एडिटिव की डेफिनेशन है, वो भी आप लिख लें, है ना। फूड एडिटिव इसलिए मैं लिखा रहा हूँ क्योंकि धीरे धीरे यदि हम क्वेश्चंस के आधार पर जो है रिवर्स स्टडी करेंगे तो 100% ये मान लेना कि आपका कोई भी एग्ज़ाम है वो क्वालिफाइड हो सकता है। तो ये रिवर्स स्टडी है, यानी कि क्वेश्चंस के आधार पर थोड़ा सा एक्स्ट्रा जो नॉलेज है वो है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि फूड में टेक्नोलॉजिकल, फूड में टेक्नोलॉजिकल
टेक्नोलॉजिकल एंड ऑर्गेनोलेप्टिक पर्पज में और ऑर्गेनोलेप्टिक पर्पज के लिए इंटेंशनली मिलाया गया सब्सटेंस वो क्या कहलाता है प्यारे विद्यार्थियों? फूड एडिटिव कहलाता है। लेकिन इसमें जो है कंटामिनेंट शामिल नहीं है, ये भी याद रखना है। इसमें कंटामिनेंट शामिल नहीं है। क्लियर है? तो ये याद रखना है, फूड एडिटिव। क्लियर है? ये डेफिनेशन जस्ट आप याद रख लेना, है ना। चलिए भाई, ये लिखे हैं आप, फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि भाई निम्नलिखित में से कौन सा फ्रूट जूस कैल्शियम का, अच्छा क्वेश्चन नंबर इसमें 2 नहीं आया क्या? चलिए कोई नहीं, 2 नहीं आया है इसमें। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है वो भी मैं यहाँ पर थोड़ा सा बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर मेंशन नहीं है, कोई बात नहीं, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। उसके एक्सप्लेनेशन के बारे में बता देता हूँ कि जो क्वेश्चन नंबर जो 2 है वो थर्मल और नॉन थर्मल, है ना, इन 2 प्रोसेस के आधार पर जो है बनाया गया है। और इसमें जो है पूछा गया था कि भाई नॉन थर्मल प्रोसेस कौन सी है? नॉन थर्मल फूड प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी, फूड प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी। अब देखो नॉन थर्मल, इसका मतलब समझो आप कि नॉन थर्मल का क्या है, यानी कि जहाँ पर जो है जो तापमान है, टेम्परेचर है, उसका उपयोग नहीं किया गया है। ये याद रखना है। नॉन थर्मल का मतलब है तापमान का उपयोग नहीं, या हम ये कह सकते हैं न के बराबर अगर उपयोग किया गया है तो थोड़ा बहुत, ये होती है नॉन थर्मल। अब कौन सी जो है प्रोसेसिंग, फूड प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी नॉन थर्मल है, ये दूसरा नंबर क्वेश्चन था। तो जिसमें ऑप्शन था तो वो आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए प्यारे विद्यार्थियों, कौन कौन सी हैं। एक तो रेडिएशन जो है नॉन थर्मल में आती है, ये ध्यान रखना है। बाकी इधर वो पास्चुराइजेशन हुई, स्टरलाइजेशन हुई, वो सब क्या है? थर्मल फूड प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी है ना। लेकिन नॉन थर्मल जहाँ पर जो है बहुत कम टेम्परेचर का यूज किया है। इसके अलावा इसके उदाहरण हैं ये लिख लेना। नॉन थर्मल फूड प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी कौन कौन सी होती हैं, ये लिख लेना। रेडिएशन है, यूवी ट्रीटमेंट है, अल्ट्रावायलेट ट्रीटमेंट है। इसके अलावा जो है मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन है। हाँ, ये ऑप्शन में था मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन, मेम्ब्रेन भी नहीं था, फिल्ट्रेशन था। तो आंसर क्या था? फिल्ट्रेशन था इसमें। ये आंसर क्या था, है ना। बाकी ये तो मैं उदाहरण बता रहा हूँ इसी के, ये सब इसका मतलब ये मत समझ लेना कि ये रेडिएशन वो क्वेश्चन नहीं है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। नॉन थर्मल फूड प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी, एक रेडिएशन, दूसरी यूवी ट्रीटमेंट, ये सभी हैं, ये ध्यान रखना है, ये सभी हैं। इसके अलावा ओजोन ट्रीटमेंट है ना, ये सभी के सभी क्या हैं प्यारे विद्यार्थियों, है ना, नॉन थर्मल फूड प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी हैं, ये आपको याद रखना है। क्लियर है? इसके अलावा हाई प्रेशर प्रोसेसिंग है, ये सब हैं, लिख लें आप। क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, नॉन थर्मल फूड प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी। चलिए अगला क्वेश्चन है कि भाई कौन सा फ्रूट जूस है जो कैल्शियम का अच्छा स्रोत है। तो देखो कैल्शियम का अच्छा स्रोत तो देखो कोई नहीं है इनमें, है ना। बट जब हम इसको फोर्टिफाइड करते हैं ना, तब ये अच्छा स्रोत बन जाता है ना। तो यहाँ पर वैसे तो आना चाहिए था फोर्टिफाइड। जब इसको फोर्टिफाइड किया जाता है, जब जाके
ये कैल्शियम का अच्छा स्रोत बनता है, तो ऑरेंज जूस है। जनरली ऑरेंज जूस को फोर्टिफाइड किया जाता है, तो आंसर क्या जाएगा, ऑरेंज जूस जाएगा। तो ये याद रखना है, फोर्टिफाइड ऑरेंज जूस, है ना। जो फ्रूट जूस होता है वो नेचुरली कैल्शियम रिच नहीं होता है, केवल फोर्टिफाइड फ्रूट जूस ही, है ना, और जिसमें स्पेशली कैल्शियम फोर्टिफाइड ऑरेंज जूस बनाया जाता है। क्या है, कैल्शियम फोर्टिफाइड ऑरेंज जूस ये बनाया जाता है, जो कि कैल्शियम का अच्छा स्रोत है। इसके अलावा प्यारे विद्यार्थियों, कई बार एग्जाम में आ जाए आपके कि कैल्शियम का अच्छा स्रोत, कैल्शियम के अच्छे स्रोत, है ना, क्या क्या होते हैं कैल्शियम के अच्छे स्रोत। अब जैसे कैल्शियम में बात करें, जैसे कोई भी मिल्क प्रोडक्ट आप ले लो, कोई भी मिल्क प्रोडक्ट आप ले लो, दूध उत्पाद आप ले लो, तो 100% वो कैल्शियम का अच्छा स्रोत है। इसके अलावा जो है रागी हुई, है ना, जो हम कह सकते हैं न्यूट्री सीरियल्स जो रहती हैं, रागी है, फिंगर मिलेट, है ना, ये है। तो ये प्यारे विद्यार्थियों क्या है, कैल्शियम के अच्छे स्रोत हैं। क्लियर है, ये याद रखना है। इसके अलावा सिसेम सीड, है ना, सिसेम, सिसेम सीड, ये ध्यान रखना है, ये भी कैल्शियम का अच्छा स्रोत है। इसके अलावा ग्रीन ग्रीन लीफ वेजिटेबल्स जो हैं वो क्या हैं, कैल्शियम का अच्छा स्रोत है। और कोई फोर्टिफाइड फूड है, वो भी क्या है प्यारे विद्यार्थियों, कैल्शियम का अच्छा स्रोत है, फोर्टिफाइड फूड। क्लियर है, तो ये आपको याद रखना है, लिखें आप ये, फिर आगे बढ़ते हैं भाई। चलिए जल्दी से आप लिखें, फिर आगे बढ़ते हैं। अगला है क्वेश्चन, हाँ ये हो गया। अब देखिए एसेप्टिक पैकेजिंग का उपयोग जो है कहाँ पर किया जाता है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कि भाई जब आप आपके सिलेबस में पैकेजिंग है, तो पैकेजिंग में आप पढ़ोगे एसेप्टिक पैकेजिंग, है ना। और एसेप्टिक पैकेजिंग क्या होती है वो डिटेल में आपको बताऊंगा। बाकी आंसर क्या जाएगा, स्टरलाइज फूड। देखो फ्रोजन फूड नहीं, इरेडिटेड फूड नहीं, ड्राइड फ्रूट जो है फूड नहीं, स्टरलाइज, है ना, ये ध्यान रखना है। ये जो फूड होते हैं, स्टरलाइज जो फूड होते हैं, इन्हीं के लिए हम एसेप्टिक पैकेजिंग का उपयोग करते हैं। क्लियर है, चलिए एसेप्टिक पैकेजिंग स्टराइल परिस्थितियों में किए गए प्रोसेसिंग और पैकिंग को कहते हैं। यह सामान्यतः खाद्य पदार्थों जैसे अल्ट्रा हाई टेम्परेचर दूध हुआ, फल जूस हुआ, लिक्विड फूड हुआ आदि के लिए उपयोग किया जाता है। क्लियर है, अब इसके बारे में और थोड़ा सा हम बेसिक पढ़ लेते हैं। चलिए इसके बारे में क्योंकि हमें डिटेल भी पढ़नी है। एसेप्टिक पैकेजिंग, है ना, किसके लिए यूज होती है लाडलो, ये होती है स्टरलाइज फूड प्रोडक्ट के लिए, है ना, ये याद रखना है। पहला बिंदु तो आपका ये हो गया, है ना। और स्टरलाइज करके जो है इनको रखा जाता है। और एक तरह से ये एसेप्टिक पैकेजिंग का है, इसका क्या मतलब है आपको क्लियर दिखाई दे रहा है क्या, 8 सेकेंड ईयर स्टूडेंट, थोड़ा सा, हाँ हाँ भाई। चलिए देखो एसेप्टिक पैकेजिंग में क्या होता है प्यारे विद्यार्थियों, बिना रेफ्रिजरेशन के लंबे समय तक, बिना रेफ्रिजरेशन यानी कि फ्रीज के बारे में बात हो रही है, रेशन के लंबे समय तक, लंबे समय तक, लंबे समय तक फूड को,
फूड को सेफ रखना है ना, ये एसेप्टिक पैकेजिंग होती है जिसमें बिना किसी रेफ्रिजरेशन के जो है फूड को लंबे समय तक जो है सेफ रखा जाता है, जिसमें जैसे जैसे हम यूज करते हैं UHT जो मिल्क होता है, इसकी हम पैकेजिंग करते हैं। कुछ फ्रूट जूस है, फ्रूट जूस आप देखोगे मार्केट में आपको मिल जाएंगे जो लंबे समय तक जो है प्रिजर्व रहते हैं। इसके अलावा जैसे टोमेटो सॉस है ना, इसको भी लंबे समय तक जो है एसेप्टिक पैकेजिंग के द्वारा प्रिजर्व रखा जाता है। फिर उसके बाद जो है एक और यहाँ पर जो है आया था, यहाँ पर देखो यहाँ पर आया था ये इरेडिएटेड फूड, इसके बारे में और थोड़ा सा 2 शब्द में बता देता हूँ। इरेडिएटेड फूड, देखो एक्सप्लेनेशन इसलिए ज़रूरी है क्योंकि देखो इसमें क्या है, रिवर्स स्टडी, क्योंकि आपको पता है यदि आपको FSO एग्ज़ाम क्वालिफाइड करना है तो हमें रिवर्स स्टडी पे जाना होगा। रिवर्स स्टडी का मतलब है क्वेश्चन से थोड़ा एक्सप्लेनेशन पे जाना होगा, तब आपका पूरा होल जो सिलेबस है वो काफ़ी हद तक जो है कवर होगा, है ना। इसलिए जो है तो यहाँ पर लिखेंगे इरेडिएटेड फूड को केवल प्री पैक्ड कंडीशन को केवल प्री पैक्ड कंडीशन में ही बेचा जाता है, ये याद रखना है। और ये जो इरेडिएटेड जो फूड होते हैं इन पर एक लोगो लगा होता है रदुरा, है ना, ये याद रखना है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से कि जो इसका जो पैकेजिंग होती है, पैकेज पर रदुरा लोगो होना चाहिए, होता है, ये ध्यान रखना है। जो कि कैसा होता है, ग्रीन कलर का होता है, ये लो। तो ये आपको समझ में आ जाए भाई, ये क्वेश्चन आ जाए, क्या पता आ जाए रदुरा लोगो। और ये कोल्ड प्रोसेस होती है, कैसी होती है, कोल्ड प्रोसेस, यानी कि नॉन थर्मल, है ना, नॉन थर्मल प्रोसेस होती है। तो ये आपको याद रखना है एग्जाम की दृष्टि से, ये आप लिखें। फिर आगे बढ़ते हैं, चलिए लिखें भाई, चलो ये हमारा साइटेड अधिकारी खाद्य सुरक्षा अधिकारी का हमारा कोर्स है जो कि RPSC है ना, RPSC का है जो कि 3500 रुपये का है, जिसमें हिंदी मीडियम अंग्रेजी शब्दावली के साथ आपको मिलेगा, एक्सपीरियंस फैकल्टी मिलेगी, PYQ एनालिसिस ऑल स्टेट एग्जाम्स जो कि ये चल रहे हैं यही वाले, कोर्स के साथ टेस्ट सीरीज आपको फ्री मिलेगी। 21 मॉडल पेपर पर हम काम कर रहे हैं। तो मैं ये गारंटी देता हूँ कि राजस्थान में सबसे बेस्ट RPSC FSO के लिए कंटेंट जो क्वालिटी है उस पर हम काम कर रहे हैं। आप कोर्स लीजिए और सबसे पहले आप नोट्स बनाइए, क्योंकि जैसे ही वैकेंसी आएगी आपके वो नोट्स सबसे ज़्यादा काम आएंगे। तो एग्री पावर जयपुर एप्लीकेशन आप डाउनलोड करें और वहाँ से आप ये कोर्स लें। इसके अलावा यदि आप चाहते हैं कि आप पार्ट बी का कोर्स लेना है ना, वो भी मैं आपको बता देता हूँ, हमने स्पेशली पार्ट बी के लिए भी कोर्स लॉन्च किया है ना, क्योंकि विद्यार्थियों की डिमांड थी कि सर पार्ट बी के लिए कोर्स लॉन्च करें, क्योंकि हम राजस्थान GK नहीं लेना चाहते हैं। तो उन विद्यार्थियों के लिए भी हमने पार्ट बी, केवल और केवल जो पार्ट बी है वो मात्र 2100 रुपये में हमने लॉन्च किया है, जिसमें हम सभी के सभी जितनी भी 8 यूनिट हैं उनको यहाँ पर जो है पढ़ाएंगे। इसके अलावा जो है क्वेश्चंस इसमें कराएंगे, PYQs भी हम कराएंगे। तो ये सब जो है कराएंगे, एग्री पावर जयपुर एप्लीकेशन से आप ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भाई जैसे कोई एलर्जी हुई तो एलर्जी के रेस्पॉन्स में तो क्या होता है, केमिकल कौन सा रिलीज होता है। जैसे अभी कोई आप देखो अचानक से कोई एलर्जी होती है तो छींक आती है, ऐसी स्थिति में कौन सा केमिकल रिलीज होता है, तो ये होता है लाडलो हिस्टामिन। क्या होता है, हिस्टामिन होता है।
है ना, हिस्टामिन जो है रिलीज होता है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इसके बारे में थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। देखो, जब शरीर एलर्जेन जैसे धूल, परागकण, कुछ खाद्य पदार्थ आदि के संपर्क में आता है तो मास्ट सेल नामक कोशिकाएं हिस्टामिन नामक केमिकल रिलीज करती हैं। क्या करती हैं? हिस्टामिन। कौन सी कोशिकाएं? मास्ट सेल जो हैं हिस्टामिन नामक जो केमिकल है वो रिलीज करती हैं। तो ये आपको याद रखना है। छींक आना, खुजली है, आंखों से पानी आना, सूजन है, सांस लेने में कठिनाई है, ये सब जो है हिस्टामिन की वजह से होता है। इसके अलावा प्यारे विद्यार्थियों, हिस्टामिन का और भी रोल है। हिस्टामिन पेट में HCl के स्राव को बढ़ाता है, ये भी इम्पोर्टेंट है। हिस्टामिन पेट में HCl के स्राव को बढ़ाता है, HCl के स्राव को बढ़ाता है, जिससे क्या होता है? भोजन के पाचन में सहायता मिलती है। भोजन के पाचन में सहायता मिलती है। क्लियर है? ये वेरी इंपॉर्टेंट। तो हिस्टामिन जो है ये काम भी करता है। इसके अलावा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो हिस्टामिन है न्यूरोट्रांसमीटर का भी काम करता है। हिस्टामिन, हिस्टामिन क्या होता है प्यारे विद्यार्थियों? एक न्यूरोट्रांसमीटर मीटर का भी कार्य करता है। न्यूरोट्रांसमीटर यानी कि कोई भी जो संवेदना है उनको आदान प्रदान करना। जैसे अब इसमें न्यूरोट्रांसमीटर में जो है कई चीज़ों को ये नियंत्रित करता है। जैसे नींद को ये नियंत्रित करता है। इसके अलावा कोई अवेयरनेस है, जागरूकता है, अचानक से किसी चीज़ के बारे में जो है अवेयर हो जाना एकदम दिमाग में आता है, उस चीज़ों को लो। इसके अलावा भूख को नियंत्रित करता है, भूख को नियंत्रित इसमें हेल्प करता है। कौन? हिस्टामिन। क्लियर है? तो ये आपको याद रखना है एग्जाम की दृष्टि से। लिखें भैया आप ये, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए। अगला क्वेश्चन है कि जो आयरन की डेफिशिएंसी से क्या होता है ना, आयरन की डेफिशिएंसी से क्या होता है। चलो भाई, क्लास बढ़िया दिख रही है? हाँ ठीक है। देखो, आयरन की डेफिशिएंसी से लड़ लो, क्या होता है? ये स्किन पेलर, क्या होता है? स्किन पेलर जो है और आयरन की डेफिशिएंसी से होता है। आयरन की कमी से शरीर में हीमोग्लोबिन का स्तर कम हो जाता है, जिसे एनीमिया कहते हैं। एनीमिया का मुख्य लक्षण स्किन पेलर है, यानी कि त्वचा का पीला पड़ना। ये देखिए, एक्चुअल में स्किन पेलर का मतलब क्या है? एनीमिया। ये भी आपको याद रखना है, ये इसका मतलब है एनीमिया, क्योंकि एनीमिया का एक लक्षण है स्किन पेलर, त्वचा का पीला पड़ना। क्लियर है? तो ये भी आप लिखें कि आयरन की कमी होगी तो हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है, जिससे एनीमिया हो जाता है और इसकी वजह से त्वचा का पीला पड़ना प्रारंभ हो जाता है। क्लियर है? ये ध्यान रखना है। देखो, मतली, नौसिया का मतलब है उल्टी आने जैसा महसूस होना। इसका क्या मतलब है? उल्टी आने जैसा महसूस होना। उल्टी आने जैसा महसूस होना नौसिया का है। इसके अलावा गॉइट्री की बात करें तो आपको पता है कि जो थायराइड ग्रंथि होती है, इसके असामान्य, थायराइड ग्रंथि के असामान्य रूप से बढ़ जाने की स्थिति में गॉइट्री हो जाता है, और जिसका कारण क्या होता है? आयोडीन की कमी। क्लियर है? तो ये आपको याद रखना है। लिखें आप ही, फिर आगे बढ़ते हैं। लिखो जल्दी से। अगला है नियासिन। नियासिन
जुटी विटामिन B3 क्या है प्यारे विद्यार्थियों, विटामिन B3 टू रहते हैं। और इसकी कमी से प्यारे विद्यार्थियों क्या होता है, पेलाड्रा होता है, ये आपको याद रखना है। नियासिन, नियासिन विटामिन B3 की कमी से पेलाड्रा होता है, जिसके मुख्य लक्षण क्या है, देखिए यहाँ पर देखिए, डर्मेटाइटिस है ना, डर्मेटाइटिस, डायरिया और डिमेंशिया, मानसिक भ्रम हो जाता है। बोले सर ये आंसर क्यों नहीं दिया है भाई, नियासिन की कमी, यहाँ पर रोग के बारे में बात हो रही है, डिजीज का नाम हम उसे पेलाड्रा देते हैं, और पेलाड्रा का जो लक्षण है, जो कैरेक्टर है, वो डर्मेटाइटिस यानी कि त्वचा में सूजन और घाव, दस्त होना और मानसिक भ्रम है। तो इसमें जब दोनों ऑप्शन हैं तो हमें चूज जो है इसको करना है। क्लियर है भाई यहाँ तक, तो ये याद रखना है, इसका जो आंसर है वो क्या जाएगा, पेलाड्रा जाएगा, विटामिन B3 नियासिन। चलिए अगला है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया निम्नलिखित में से कौन सा है, आपको बताना है। अब यहाँ से भी क्वेश्चन आता है कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया कौन सा है, ग्राम पॉजिटिव कौन सा है ना, ये बहुत ज़्यादा एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पर देखो ग्राम नेगेटिव जो है आपको दिख रहा है साल्मोनेला, साल्मोनेला जो है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होता है, ये आपको याद रखना है ना। इसके अलावा इस पर ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, इसमें पतली पेप्टिडोग्लाइकेन परत और आउटर मेम्ब्रेन होती है, जिसमें LPS पाया जाता है, और जो क्रिस्टल बॉलेट जैसा होता है, यानी कि लाइपोपॉलीसैकेराइड जो है पाया जाता है। अब इसके बारे में यहाँ पर थोड़ा एक इम्पोर्टेंट यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा, आप इसको लिख लेना कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया कौन से होते हैं, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, ये कुछ नाम आप याद रख लो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के, क्यों, क्योंकि एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। यदि आपने ग्राम नेगेटिव याद रख लिए तो कहीं ना कहीं आप ये आंसर दे पाओगे कि कौन सा ग्राम पॉजिटिव है और कौन सा ग्राम नेगेटिव है। क्लियर है, तो चलिए भाई, सबसे पहला है इसमें स्यूडोमोनास, स्यूडोमोनास, क्लियर है, पहला तो क्या है, स्यूडोमोनास है, दूसरा है जेंथोमोनास, दूसरा है जेंथोमोनास, जेंथोमोनास है, तीसरा है एकालीजेंस, एकालीजेंस, तीसरा क्या है, एकालीजेंस है, चौथा है एसिटोबैक्टर, एसिटोबैक्टर है, पांचवा लिख लो ग्लूकोबैक्टर है, ग्लूकोबैक्टर है, लिखें साथ के साथ भाई। इसके अलावा और भी हैं, जैसे और हैं ईकोलाई, ईकोलाई का आपने नाम सुना होगा, वो प्यारे विद्यार्थियों क्या होता है, ग्राम नेगेटिव है। साल्मोनेला है, साल्मोनेला क्या है, साल्मोनेला है, देखो एंटेरोबैक्टर है, एंटेरोबैक्टर है, इसके अलावा सेरेटिया है, लिखिए साथ ही साथ, सेरेटिया, सेरेटिया है, प्रोटियस है, प्रोटियस है, इरविनिया है, विब्रियो है, इरविनिया है और विब्रियो, ये लिख लो। अब इससे क्या होगा, आप सोचो आपने 12 नाम याद रख लिए, तो 100% ये मान लेना कि आपका ग्राम नेगेटिव और ग्राम पॉजिटिव जो है वो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आपने क्या याद रख लिए, ग्राम नेगेटिव याद रख लिए, तो आपका आराम से इजी वे में जो है क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। लिखें, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, काइमोसिन इज यूज्ड इन, का उपयोग जो है किस में किया जाता है प्यारे विद्यार्थियों, चीज़ बनाने में, किस में, चीज़ बनाने में उपयोग किया जाता है। देखो काइमोसिन रेनिन एक एंजाइम है जो दूध में मौजूद कैसीन को जमा करता है, जिससे दूध दही की तरह फटकर कर्ड बनाता है।
इसका उपयोग मुख्य रूप से चीज़ बनाने में किया जाता है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है, रेनिन का उपयोग जो है चीज़ बनाने में किया जाता है। क्लियर है? चलिए लिख लिया आपने। अब देखो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है ये रहा। अब देखो बहुत शानदार क्वेश्चन है, ये नॉर्मल है लेकिन शानदार है, एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें क्या है भाई, जैसे योगर्ट में पाए जाने वाले लाइव बैक्टीरिया को क्या कहा जाता है? एंटीबायोटिक, प्रोबायोटिक या प्रीबायोटिक या प्रोबायोटिक? आंसर जाएगा प्रोबायोटिक्स। ये बार बार मैं हर बार बता चुका हूँ कि प्रोबायोटिक्स क्या होते हैं। तो देखिए प्रोबायोटिक होते हैं बेजीवित, मैं बोल रहा हूँ, हो सकता है आपको दिखाई ना दे रहा हो, बेजीवित लाभकारी बैक्टीरिया होते हैं जो सेवन करने पर स्वास्थ्य लाभ प्रदान करते हैं। योगर्ट में लैक्टोबैसिलस और बिफिडो बैक्टीरियम जैसे लाइव कल्चर होते हैं जो पाचन तंत्र को स्वस्थ रखते हैं। यानी कि वो लाइव बैक्टीरिया, जैसे दही आपने खाया तो उसके अंदर लाइव बैक्टीरिया होते हैं, योगर्ट आपने खाया उसके अंदर लाइव बैक्टीरिया होते हैं, लैक्टोबैसिलस और बिफिडो बैक्टीरियम। ये याद रखना है, दो बैक्टीरियाओं के नाम लैक्टोबैसिलस और बिफिडो बैक्टीरियम। ये हमारे बॉडी के अंदर जाते हैं और हमारे पाचन तंत्र को अच्छा करते हैं। जबकि प्रीबायोटिक क्या होता है? हमारी बॉडी के अंदर जो सूक्ष्म जीव होते हैं, ध्यान से सुनना, हमारी बॉडी के अंदर जो सूक्ष्म जीव हैं उनके लिए जो खाना होता है फाइबर वाला, वो क्या होता है लाडलो? प्रीबायोटिक होता है। लाइक जैसे आपने दाल खाई तो दाल क्या है? प्रीबायोटिक है। तो ये आपको याद रखना है। क्लियर है भाई यहाँ तक? चलिए, तो ये बैक्टीरिया आप याद रखें, बिफिडोबैक्टीरियम एंड लैक्टोबैसिलस। फिर अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर है, बताएं भाई क्या है, बताएं क्या। आंसर तो दिए हुए हैं, आंसर मैंने इसलिए दिए हुए हैं ताकि आप क्या है मुझे पता है आपकी इजी वे में, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हम कर रहे हैं रिवर्स स्टडी कर रहे हैं हम, यानी कि क्वेश्चन से हम पूरा एक्सप्लेनेशन लिख रहे हैं, हम उसके बारे में जान रहे हैं और एक्स्ट्रा चीज़ों के बारे में। तो देखिए क्या लिख रहा है कि एसिडिक पीएच वाले फूड सामान्यतः 10 माइक्रोब्स द्वारा खराब होते हैं। ईस्ट एंड मोल्ड, आंसर क्या जाएगा? ईस्ट एंड मोल्ड। यानी कि जो अम्लीय खाद्य पदार्थ होते हैं जिनकी पीएच बहुत कम हो जाती है, यानी कि ये मान लीजिए कि पीएच 4.6 से कम, ऐसी स्थिति में भी ईस्ट एंड मोल्ड जो हैं अपना कार्य करते हैं, अपनी वृद्धि करते हैं। लेकिन ऐसी पीएच पर जो बैक्टीरिया होते हैं वो वृद्धि नहीं करते हैं, ये भी याद रखना है। बैक्टीरिया वृद्धि नहीं करते हैं, ईस्ट एंड मोल्ड जो हैं वृद्धि करते हैं और स्पॉलेज करते हैं। लेकिन यहाँ पर एक क्वेश्चन और बनता है, वो क्या है? कुछ एसिड टॉलरेंट बैक्टीरिया भी होते हैं जो एसिड को टॉलरेंट करते हैं। तो ये लिख लेना, एसिड टॉलरेंट बैक्टीरिया। ये आपसे एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि भाई कौन से ऐसे बैक्टीरिया हैं जो एसिड टॉलरेंट होते हैं, है ना? और कौन से बैक्टीरिया हैं? लैक्टोबैसिलस, ल्यूकोनोस्टॉट, लैक्टोबैसिलस, ल्यूकोनोस्टॉट, एसिटोबैक्टर, लैक्टोबैसिलस, ल्यूकोनोस्टॉट, एसिटोबैक्टर और एलिसाइट जो हैं, एक और नाम है एलिसाइक्लो, एलिसाइक्लोबैसिलस। क्लियर है? तो ये आपको नाम याद रखने हैं। अब यहाँ से क्वेश्चन क्या बनेगा, और बना भी हुआ है, आगे जब भी मैं PYQ कराऊंगा तब आपको बता दूंगा। क्लियर है? तो ये आप लिखें, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है, अब ठीक है, नंबर 12। मोजोनियर एक्सट्रैक्शन मेथड का उपयोग किसके निर्धारण के लिए किया जाता है? तो आंसर क्या है? फैट। ये याद रखना है, फैट के निर्धारण के लिए किया जाता है ना?
चलिए भाई, अब इसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन देखते हैं। एक्सप्लेनेशन में आपको लिखा देता हूँ क्योंकि एग्जाम में आपसे क्वेश्चन आ सकता है। बाकी हमारा आरपीएससी खाद्य सुरक्षा अधिकारी का कोर्स 3500 का है। यदि आप ओनली पार्ट बी लेते हैं तो वो 2100 रुपये का है। ठीक है, ओनली पार्ट बी अगर आप लेते हैं तो एग्री पावर जयपुर कोचिंग पर 2100 रुपये का है। अब देखो, अब यहाँ से थोड़ा सा क्वेश्चन आपके बन सकता है कि भाई फैट एक्सट्रैक्शन मेथड जो है कितनी होती है। देखो, फैट एक्सट्रैक्शन मेथड, अब यहाँ से क्वेश्चन आपके बन सकता है। अब मोजोनियर आ गया तो भाई और भी आ सकते हैं, और भी आ सकते हैं, तो हमें डिटेल स्टडी करने की ज़रूरत है। सबसे पहला है शॉर्ट स्लेट, है ना। क्या है? शॉर्ट स्लेट मेथड। शॉर्ट स्लेट मेथड है, ये कहाँ काम आती है? सूखे खाद्य पदार्थों से सूखे खाद्य पदार्थों से बसा निष्कर्षण, है ना। ये याद रखना है, शॉर्ट स्लेट मेथड। फिर उसके बाद जो है एक और मेथड होती है गर्बर मेथड। ये भी फैट का एक्सट्रैक्शन करती है। ये कहाँ काम आती है? तो प्यारे विद्यार्थियों, दूध में बसा का त्वरित निर्धारण कि दूध में बसा कितनी है, इस बात का त्वरित निर्धारण जो है वो गर्बर विधि से किया जाता है। फिर उसके बाद जो है तीसरी है बेवकॉट मेथड। दूध में बसा निर्धारण की पारंपरिक विधि। दूध में बसा निर्धारण की पारंपरिक विधि, ये लिखें। फिर उसके बाद जो है मोजोनियर मेथड, इसके बारे में भी आप लिख लें। डेयरी उत्पादों से सटीक बसा विश्लेषण। डेयरी उत्पादों से सटीक बसा विश्लेषण, है ना। ये लिखें आप, मोजोनियर मेथड। फिर उसके बाद एक और होती है रोज गॉटलिव मेथड। ये भी प्यारे विद्यार्थियों बसा निष्कर्षण की है। डेयरी उत्पादों के लिए मानक विधि। मानक विधि, तो ये आप लिखें। चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट रिवर्स स्टडी यहाँ पर चल रही है। चलिए भाई, एफएसओ के लिए रिवर्स स्टडी है आपको जो दिया गया है, ताकि आप एग्ज़ाम क्वालिफाइड कर पाएँ, इसलिए ये बहुत ज़रूरी है। आगे बढ़ते हैं। वही खाद्य सुरक्षा अधिकारी का हमारा कोर्स 3500 रुपये का है। फिर उसके बाद जो है पीसीआर का दूसरा चरण क्या है? दूसरा चरण होता है प्यारे विद्यार्थियों एनियलिन, है ना। चलो इसके बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन, है ना। देखो, जो पीसीआर तकनीक है वो दी किसने थी, ये भी आप याद रखना है। कैरी मुलिस ने 1983 में। किसने? कैरी मुलिस 1983। पहला बिंदु तो आपको याद रखना है। और जो पीसीआर तकनीक है इसमें होता क्या है, कोई भी जो डीएनए है इसकी बहुत सारी, इसको रेप्लिकेट किया जाता है और इसकी बहुत सारी प्रतिकृति
बनाई जाती हैं। बहुत सारा एक छोटे क्वांटिटी डीएनए से बहुत ज़्यादा मात्रा में जो है डीएनए बनाया जाता है। इसमें 3 स्टेप होती हैं, शायद आपको दिखाई ना दे रही हों। सबसे पहले डीनेचुरेशन होती है। डीनेचुरेशन का मतलब है कि जो डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है उसको डीनेचर करना, यानी कि उसको अलग करना, उसकी दोनों जो हैं स्ट्रैंड होती हैं उनको अलग करना। ये क्या प्यारे विद्यार्थियों डीनेचुरेशन होता है, जो कि 94 से 95 डिग्री सेल्सियस पर किया जाता है, हाई टेम्परेचर पर। इसी प्रकार से एनियलिन में क्या होता है, एक प्राइमर, आरएनए प्राइमर को जो है जोड़ा जाता है किसी एक सिंगल स्ट्रैंड डीएनए पर, जिसमें टेम्परेचर 50 से 65 डिग्री सेल्सियस रखा जाता है। फिर उसके बाद लास्ट स्टेप होती है एक्सटेंशन। एक्सटेंशन में क्या होता है, एक एंजाइम होता है टैट पॉलीमरेज। ये एंजाइम काम करता है और ये 72 डिग्री सेल्सियस पर ये एलोंगेशन जो है प्रोसेस होती है और नए न्यूक्लियोटाइड जो हैं वो आते रहते हैं, जुड़ते रहते हैं और नया डीएनए बनता रहता है। तो ये प्यारे विद्यार्थी क्या होती है, पीसीआर तकनीक होती है। इसको आप नोट डाउन करें, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। उम्मीद है आपको दिखाई दे रहा है। देखो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। यदि आप किसी भी स्टेट एग्ज़ाम, एफएसओ एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो 100% आप एग्ज़ाम इसको सब्सक्राइब करें। फिर उसके बाद जो है क्लास सेकंड जो है प्रिजर्वेटिव। अब क्लास सेकंड प्रिजर्वेटिव क्या है, सोडियम बेंजोएट है। तो देखिए क्लास सेकंड जो है, देखो क्लास फर्स्ट क्या है प्यारे विद्यार्थियों, जो नेचुरल प्रोडक्ट होते हैं जैसे नमक है, चीनी है, हल्दी है, सिरका है, शहद है, ये क्या है नेचुरल जो पदार्थ होते हैं वो तो क्लास फर्स्ट में है। क्लास सेकंड में जो केमिकल होते हैं वो क्लास सेकंड में हैं। सोडियम बेंजोएट है, सोडियम मेटाबाइसल्फेट है, पोटेशियम सॉर्बेट है। और क्लास थर्ड में रखा गया है एंटीबायोटिक्स को, नियासिन, नेटामाइसिन आदि। तो ये याद रखना है। क्लास थर्ड प्रिजर्वेटिव कौन से हैं, जो एंटीबायोटिक्स हैं उनको रखा गया है। ये आप नोट डाउन करें, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए हाँ भाई, अब देखिए यहाँ पर दिया है कि जो टेट्रापैट इस प्रकार का जो है एक टेट्रापैट होता है। जब भी आप कभी दूध वगैरह एक आता है, लस्सी टाइप आती है, कहीं आप अमूल या कोई जो है कंपनी की लस्सी देखना आप, वो टेट्रापैक आती है। तो टेट्रापैक में कई लेयर होती हैं। तो यहाँ पर जो है आप देखोगे उसमें आता तो प्रोडक्ट जो है बहुत कम आता है, लेकिन उसकी जो पैकेजिंग होती है उस पर बहुत ज़्यादा खर्च हो जाता है, इसलिए वो इतना महंगा आता है ना। तो देखो टेट्रापैक में पॉलीइथाइलिन का कार्य क्या है, तो लिक्विड बैरियर इसका कार्य है ना, यानी कि लिक्विड बैरियर का आदान प्रदान नहीं होने देना, यही इसका कार्य है। तो देखिए प्यारे विद्यार्थियों, जो टेट्रापैक होता है, इस टेट्रापैक में आप समझो, टेट्रापैक में सबसे आउटर लेयर होती है पॉलीइथाइलिन, जो कि आपकी प्रोटेक्शन करती है और सीलिंग करती है। इसके अलावा दूसरा जो लेयर होती है वो होता है पेपर बोर्ड, जो कि प्रोवाइड करता है स्ट्रेंथ एंड सेफ, यानी कि स्ट्रेंथ जो है बाइकादा मजबूत बनाए रखता है। इसके अलावा सेफ बनाए रखने के लिए जो है पेपर बोर्ड है। तीसरी है पॉलीइथाइलिन, यानी कि इनर लेयर का काम है लिक्विड बैरियर का, यानी कि जो भी लिक्विड है उसको आदान प्रदान नहीं करने देती। चौथी है एल्युमिनियम फॉयल, इसमें टेट्रापैक जो रहता है इसमें चौथी लेयर होती है एल्युमिनियम फॉयल, जिसका कार्य है प्रोटेक्ट फ्रॉम लाइट, ऑक्सीजन और एरोमा, यानी कि लाइट को नहीं आने देती है, ऑक्सीजन को अंदर नहीं आने देती है ये लेयर। इसके अलावा प्यारे विद्यार्थी कोई भी बाहर की जो सुगंध है उसको नहीं आने देती है, ये ध्यान रखें। फिर लास्ट की लेयर होती है पॉलीइथाइलिन, जो कि हीट सीलिंग होती है ना, हीट रेजिस्टेंट होती है एक तरह से, ये याद रखें। तो इस प्रकार से जो है टेट्रापैक में ये लेयर होती है। क्लियर है? चलिए, तो ये आज की क्लास यही है, और जिसने भी हमारा कोर्स नहीं लिया है वो कोर्स ज़रूर लें प्यारे विद्यार्थियों। हमारा
पार्ट बी हमने स्टार्ट कर दिया है एग्री पावर जयपुर एप्लीकेशन पर। हमारा पार्ट बी हमारा चालू है एग्री पावर जयपुर एप्लीकेशन पर। क्लियर है? चलिए तो जाइए हमारा एग्री पावर जयपुर एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए और वहाँ से आप कोर्स ले सकते हैं। बेस्ट क्वालिटी कंटेंट आपको मिलेगा। चलिए भाई, आज की क्लास के लिए थैंक यू सो मच। आगे का जो कंटिन्यू है वो अगली क्लास में करेंगे। थैंक यू सो मच।